साहब ये फरमाएं कि ये जो हमारे सामने प्रेस रिलीज़ है आपने भी देख ली होगी कि टॉप सिटी केस है, बहुत ज़्यादा संगीन है, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने आर्मी एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी की। आपके इल्म में क्या है कि ये जो इंक्वायरी हो रही थी, ज़ाहिर बात है एक बाखबर इंसान है आप, किस किस्म की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, कहाँ कहाँ वो अपने जो ज़िम्मेदारियां हैं रिटायरमेंट के बाद कहाँ वो उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उन पर जो कानून लागू होते हैं आर्मी एक्ट के तहत, वो कहाँ खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए कि आज गिरफ्त में आ गए? देखें, ये एक जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके 2 साल के अरसे के अंदर आप पे पूरी पाबंदी होती है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकते। और ज़ाहिर है उस वक्त इतनी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट के जो होल्डर्स होते हैं उनकी फिर सर्विलेंस भी होती है, चेक भी किया जाता है कि क्या कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं है। मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटी जरूर हिस्सा लिया होगा, कोई इंफॉर्मेशन बात की होगी जो कि फौज के फवायद के खिलाफ थी, जैसे फौज को नुकसान हो सकता है। तो आई एम श्योर उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन खिलाफ ये फैसला भी किया होगा कि इसको भी लिया जाएगा। और जब इंक्वायरी हुई है तो उसमें ये तमाम चीज़ें टॉप सिटी की और रिटायरमेंट के बाद जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रही हैं या ऐसी बातें हुई हैं जिससे फौज को नुकसान होता है, साख को नुकसान होता है, रेपुटेशन को नुकसान होता है, वो उसकी भी इंक्वायरी होगी। और ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस इंक्वायरी ने ये रिकमेंड किया होगा कि इनके खिलाफ दोनों चीज़ों में कोर्ट मार्शल करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये इसमें मुर्तकब हुए या नहीं हुए। अब लेकिन इंक्वायरी में क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन एविडेंस एक्शनेबल जो होती है अगर है तो तभी फील्ड रीजन कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो आप फील्ड रीजन कोर्ट में खुल के आएंगी, इनको सफाई का मौका भी दिया जाएगा और प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी और उसके बाद बोर्ड जो है कोर्ट मार्शल को डिसाइड करेगा कि इनको कितनी सजा मिल जाएगी। लेकिन ये जो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जो एक पाबंदी है ये रिटायरमेंट के बाद है, क्योंकि इन पर तो इल्ज़ाम था कि ये रिटायरमेंट से पहले दौरान सर्विस डीजीसी के तौर पर भी और डीजीआईएसआई के तौर पर भी ये सियासी सरगर्मी में मुलव्वस रहे। इन पर तो मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा, तो उसकी भी कोई इंक्वायरी होगी या उस पर भी चार्जशीट का वो हिस्सा होगा कि आप ये काम कैसे करते हैं? हो सकता है कि इरशाद साहब, हो सकता है कि उस वक्त जब सर्व होते हैं तो डीजीआई और डीजी काउंटर इंटरनल जो होते हैं उनके वो थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं जिसमें और जाहिर है कि जब वो इन्वॉल्व होंगे इसका मतलब उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ की कंकरेंस होती है, इससे शायद उसका हिस्सा ना हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आप पे ये पाबंदी है 2 साल के लिए और अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी पॉलिटिशियन मिल रहे हैं, उनसे जाके जोड़ तोड़ कर रहे हैं, उनको अपने मशवरे दे रहे हैं, अपना पास नॉलेज के बारे में बताते हुए, तो ये फौज के खिलाफ है, ये फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ है और इसलिए ये जो सेकेंड है पोस्ट रिटायरमेंट की बात इस सिलसिले में की गई होगी। ये शौकत सिद्दीकी साहब इन पर इल्ज़ाम लगाते रहे और फिर अदालत ने उनको बहाल किया इसी बेस पर कि जी वो दुरुस्त कह रहे थे, उन पर दबाव डाला गया। तो मेरा ख्याल है अब ये जो होगी तो इसमें सिर्फ जो चार्जशीट इंक्वायरी कमेटी ने बना के दी है उसी पर होगा या कोई और फरीक भी इसमें शामिल हो सकता है कि जी हमारे साथ भी ये ज़्यादती करते रहें? नहीं, देखें, ये जो फौज का डिसिप्लिन है वो बड़ी क्लियर, जो चार्जशीट बनेगी ये कोर्ट मार्शल उसी पे फोकस रहेगा, उसी की एविडेंस प्रोसिक्यूशन लेगा, उसी की डिफेंस सफाई पेश की जाएगी और फिर दोनों चीज़ों को एनालिसिस करते हुए फिर बोर्ड जो कोर्ट मार्शल का बोर्ड होता है वो डिसाइड करता है कि इसमें कितनी सच्चाई, कितनी गलती, कितना गलत किया, कितने फौज के डिसिप्लिन को वायलेट किया, कितनी फौज की साख को नुकसान पहुंचाई, ये देखते हुए कोर्ट जो है वो सजा रिकमेंड करता है। सही। अच्छा, जो आज प्रेस रिलीज़ आई है इरशाद साहब ने भी जिक्र किया, उसमें कहा गया कि पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के सबूत हैं, तो ये मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा या इसको जुर्म तस्वुर किया जाएगा और इसकी मिनिमम मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है ब्रिगेडियर साहब? देखें, इसमें मिसकंडक्ट में भी आता है और उसमें देखें बात यह है कि ये इंक्वायरी में सब कुछ चेक कर लिया गया होगा। कोर्ट मार्शल उस वक्त होता है जब पहले एक फॉर्मल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, उसमें वो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस, डिफेंस की एविडेंस, देन दे फाइंडिंग्स उसकी निकालते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या ठीक हुई,
उसके बेस के ऊपर वो एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं और ओपिनियन के ऊपर बाद में रिकमेंडेशन होती हैं कि क्योंकि इनके खिलाफ फाइंडिंग में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये चीज़ें साबित हो रही हैं कि इन्होंने ये गलत कानून के मुताबिक खिलाफ की है, आर्मी डिसिप्लिन के खिलाफ की है, इससे ये फौज को नुकसान हुआ है, बेस करते हुए ये इंक्वायरी, ये चार्जशीट होती है। और ये जो बात की बातें हैं वो भी इसमें ज़ाहिर है कि अभी चार्जशीट में शामिल होगी। पोस्ट रिटायरमेंट के बाद जिन पर पाबंदी थी 2 साल में, उसमें इन्होंने कहाँ किन मौके पर ये तमाम एविडेंस मौजूद होगी। अच्छा भाई साहब, अब ये है कि ये अकेले फैज़ साहब ही भुगतेंगे सारा कुछ, या जब ये इनको शुरू होगी बाकायदा मामला कोर्ट में चलेगा, चार्जशीट पर काम शुरू होगा, तो ये अपने किसी बास को या अपने किसी मातहत को भी इन्वॉल्व कर पाएंगे, या गवाह के तौर पर या शरीक जुर्म के तौर पर? और क्या अगर कोई सियासी मामलात में ये मुलव्वस हुए हैं तो उन सियासतदानों को भी इसी कोर्ट मार्शल की जो अदालत है उसमें आना पड़ेगा, लाया जाएगा? देखिए, जो भी पाकिस्तान मिलिट्री एक्ट के अंदर आते हैं, आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर इनके सबॉर्डिनेट्स में किसी ने हाई हैंडेडनेस की है, गलत ऑर्डर्स को इस्तेमाल किया है, अनलॉफुल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट किया है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आई एम श्योर कि इस इंक्वायरी में उनके बारे में भी रिकमेंड किया होगा। अच्छा। और उन ऑफिसर्स का फिर एक अलहदा कोर्ट में हो रहा होगा। फौज जाहिर है कि हर एक का नहीं बताती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंक्वायरी करें, और फिर फौज ने ये बताना भी था कि हमारा कड़ा खुद एहतसाबी का अमल है और इसमें कोई रियायत नहीं की जाती है। जैसे मैंने बताया कि पहले भी ऑफिसर्स को सजा हो चुकी है, 3 स्टार को हुई है, 1 स्टार को हुई है। अभी जब 9 मई के बाद भी ऑफिसर्स को सजाएं हुई है, काफ़ी लोग घर भेजा गया, किसी को और सजाएं मिली हैं। और इसके साथ ये हमेशा का हमारा अमल है, इसमें कोई सख्ती नहीं। लेकिन एक बात है कि जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें करते हैं, फौज को बदनाम करने की कोशिश करती है, अब उनको ये देखना चाहिए कि सिविल में वहाँ पर क्या इनका खुद हिसाबी का अमल है, क्या ब्यूरोक्रेसी को कुछ सजा मिलती है या आज तक सजा मिली है, या किसी पॉलिटिशियन को हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने उनकी इंक्वायरी करके सजा दी है। इतने स्कैंडल हुए हैं, इतना कुछ करप्शन हुई है, क्या किसी को सजा हुई है? इज अ बिग डिफरेंस। ये अब उनको ये फ़र्क आ जाना चाहिए कि फ़ौज में का डिसिप्लिन और सिविल में क्या फ़र्क है, ये अब इनको खुद इसको असेस कर लेना चाहिए। फैसल बावड़ा साहब तो कह रहे हैं ना कि ये तो बस आगाज़ है और इसमें बड़े पैमाने पर बड़े बड़े लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, एक बड़ा केस चलने जा रहा है, तो आप भी ऐसा ही समझते हैं कि ये सिर्फ आगाज़ है और इसमें बहुत सारे और लोग और सिविल और फौजी हर तरह के लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे होंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जब ये इसकी डिटेल्स आएंगी प्रोसिक्यूशन के अंदर, जब सारी ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी। इरशाद साहब, अब ये जो बात की ब्रिगेडियर साहब ने भी, उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की है, हमारे यहाँ एहतसाब के नाम पे मेरे ख्याल पिछले 7-8 दहाइयों से ही अयूब खान साहब का दौर लें या नवाज शरीफ साहब का लें या खान साहब का लें, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब हो नहीं पाया उस तरह। अगर हम बात करें जो सिविल इदारे हैं, दूसरी जानिब एक मिसाल ये सामने आई है कड़े एहतसाब की, क्या पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ऐसी होंगी कि हमारा जो सिविल स्ट्रक्चर है हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएं, या ये भी एक स्टोरी है जिसको आप और मैं आज डिस्कस कर रहे हैं, कल कोई नया मवाद होगा सियासतदानों के पास, कल कोई नया इशू होगा और सिस्टम यूं ही रिश्ता रहेगा और चलता रहेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखें, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा फ़ौज में। आपको पता है वो एक फरारी केस था जी, उसमें बड़ी सज़ाएँ हुई थी जी, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल सतह के लोग थे, उसके नीचे थे ब्रिगेडियर थे राहिल शरीफ साहब के दौर में। तो उससे कि हमारी हुकूमत ने तो कोई सबक हासिल नहीं किया, उन्होंने तो अपना निज़ाम नहीं बनाया। उनका तो ये होता है कि जी एहतसाब का मतलब ये होता है इंतकाम अपने मुखालिफिन से, और रहमदिली का मतलब होता है कि अपने लोग जो फंस रहे हैं उनको बचा लेना। ये तो हमारी बदकिस्मती है, इसी वजह से हमारे यहाँ जो एहतसाब का निज़ाम सिविलियन में है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं। जरा ब्रिगेडियर साहब, हम ये देखते हैं अक्रॉस द बोर्ड जो है एक मैकेनिज़्म है फ़ौज में एहतसाब का, लेकिन हम ओवरऑल सिस्टम की बात करें, जितने कंपोनेंट्स हैं मुल्क के उनकी बात करें, पॉलिटिकल एंटिटीज़ अपोजिशन में आती हैं तो उनका एहतसाब का मतलब माने बदल जाता है, हुकूमत की अदाएँ और होती हैं। क्या ये जो इक़दामात हैं कोई बूस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ऐसी रिफॉर्म्स हों कि पूरे सिस्टम के अंदर एक मुनसिफाना और एहतसाब का सिलसिला आ जाए? दिस इज़ द कंपैरिजन, दिस इज़ द पर्सनल एग्जांपल
जो फौज ने सेट की है, और ये एक सबक आमोज है कि ये बाकियों को भी, हमारे हुकूमती इदारों को अब समझना चाहिए कि खुदा के लिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो करप्शन हो रही है, जो पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह किया जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है, जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट्स टाइप IPP टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या और चीज़ें हैं, सबको देखा जाए कि अभी वक्त है कि हम इसको ओवरऑल करें सिस्टम को। फौज ने अपनी मिसाल दे दी, एग्जाम्पल सेट कर दी, और ये हमारा फौज का आजकल नहीं बहुत सख्त कड़ा ये खुद साबी का अमल है। अब इसके बाद हमारे हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, ब्यूरोक्रेसी को, सबको देखना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा, और इसके अंदर से भी बहुत चीज़ें निकलेंगी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, ये भी पंडोरा बॉक्स खुलेगा, और फिर पता चलेगा कि कोर्ट मार्शल के बाद क्या रिकमेंड होता है कि कौन कौन और शामिल हैं, और उसकी रिपोर्ट आई एम श्योर कि हुकूमत पाकिस्तान को जाएगी कि ये इसके अंदर इन्वॉल्व पाए गए हैं और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दिस विल बी गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अल्टीमेट जो ये इंक्वायरी होगी या कोर्ट मार्शल और उसके बाद किया जाएगा।